क्या सिया गोयल बच जाएगी? पुलिस के पास कितना मजबूत केस है? ये दो सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। सिया गोयल ने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपनी मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले से धक्का देकर मार डाला क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। पुणे पुलिस की ये थ्योरी पूरे देश में सुर्खियां बन चुकी है। सभी को इस थ्योरी के बारे में पता है और सभी इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन किसी थ्योरी का होना और उसे कोर्ट में साबित कर देना, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अगर पुलिस के पास मोटिव है, कॉल रिकॉर्ड है, सीसीटीवी है, तो क्या इतना काफी है या फिर कोर्ट इससे कहीं ज्यादा मजबूत सबूत मांगता है? आज के इस वीडियो में समझेंगे यही कि आखिर पुलिस के केस की सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी इस केस में क्या है पुलिस की ओर से। पहला सवाल क्या उठता है? पहला सवाल ये उठता है कि पुलिस ने सिया गोयल को हत्या का आरोपी आखिर बनाया क्यों? तो पुलिस के मुताबिक 18 जून 2026 की सुबह करीब 10 बजे लोहगढ़ किले पर सिया ने चीखते हुए गार्ड्स को बताया कि उसका मंगेतर केतन खाई में गिर गया। सिया ने खुद घर वालों को फोन किया और अगले ही दिन इंस्टाग्राम पर एक भावुक इमोशनल पोस्ट पे लिखा। शुरुआत में न तो परिवार को शक हुआ और न ही पुलिस को। मामला पूरी तरह से एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, 5 ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने पूरे केस की दिशा बदल दी। पहला आधार क्या है? पहला आधार है परिवार का शक। 20 जून को अंतिम संस्कार हुआ। अगले ही दिन सिया जब केतन के घर पहुंची तो उसकी बहन यानी कि केतन की बहन ने सिर्फ सिया से एक सवाल पूछा कि केतन कैसे गिरा खाई में। अब परिवार का यह दावा है कि इस सवाल पर सिया घबरा गई और ठीक से जवाब नहीं दे सकी और यहीं से परिवार को शक होना शुरू हुआ। शक होना शुरू होता है। उसके बाद केतन के जो पिता है वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि केतन पहले भी कई बार ये कह चुका था कि सिया किसी चेतन नाम के लड़के का बार बार जिक्र करती है और केतन को यह शक था कि दोनों के बीच यानी कि सिया और चेतन चौधरी के बीच कोई रिश्ता जरूर है। दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार यह है बदलते बयान। देखिए, शुरुआत में सिया गोयल ने यह कहा कि केतन फोटो खिंचवाते समय तेज हवा की वजह से फिसल गया और वो खाई में गिर गया, लेकिन पुलिस को उसके फोन में उस जगह की कोई तस्वीर नहीं मिली और इसके बाद सिया का बयान बदल जाता है। इस बार सिया की ओर से क्या कहा गया वो आप जानिए। इस बार सिया ने कहा कि पानी की बोतल देते वक्त केतन का बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गया। यानी कि इस घटना को लेकर दो अलग अलग कहानियां सामने आई और पुलिस का यह कहना है कि इसी विरोधाभास ने उनके शक को और मजबूत आधार दे दिया, क्योंकि सिया के बयान में जो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो दिख रहा था। पहले कुछ और बयान दिया गया सिया की ओर से और जब पुलिस ने फोन खंगाले, जब वैसे फुटेज नहीं मिले जो सिया बता रही थी कि फोटो खिंचाते समय जो केतन का पैर है वो फिसला, उसके बाद सिया ने अपना बयान बदला और सिया ने कहा कि वो पानी की बोतल पास कर रहा था केतन, उस वक्त केतन का पैर फिसल जाता है और हवा की वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसी विरोधाभास की वजह से पुलिस का शक और गहरा गया। तीसरा आधार क्या है? तीसरा आधार है सीसीटीवी में रहस्यमयी शख्स। किले के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति कई बार सिया और केतन के आसपास दिखाई देता है। अब गर्मी के मौसम में भी हुडी पहनी रखी होती है उस शख्स ने। जो फोटोज हमने भी देखी, सभी ने देखी, मीडिया में वो फोटो काफी चर्चित हुई है। पुलिस का यह दावा है कि अपना चेहरा छिपाने की वो शख्स कोशिश कर रहा था और सिया को इशारे भी कर रहा था। जांच में पुलिस ने उसकी पहचान यानी कि उस शख्स की पहचान जो हुडी पहने हुए था उसकी पहचान चेतन चौधरी के रूप में की। चौथा आधार क्या है? चौथा आधार है मोबाइल लोकेशन और इंटरनेट। 18 जून को चेतन का फोन पूरे दिन पुणे में उसके ऑफिस में दिखाई देता रहा, लेकिन मोबाइल डेटा सुबह 7 बजे से शाम के 5:40 तक बंद था। बाद में पुलिस को यह पता चला कि चेतन अपना फोन ऑफिस में ही छोड़कर एक कर्मचारी का फोन साथ लेके आया था। उस कर्मचारी के फोन की लोकेशन सीधे लोहगढ़ किले पर मिली। यानी कि पुलिस का दावा है कि चेतन खुद किले तक पहुंचा, वारदात के समय वहां पर मौजूद था और फिर वापस वहां से लौट आया। ये एक आधार बना, पुलिस का शक और गहरा गया। पांचवा आधार क्या है? पांचवा ये है कि 2000 से ज्यादा कॉल। अब देखिए, पुलिस के मुताबिक जनवरी से लेकर घटना वाले दिन सुबह तक सिया और चेतन के बीच 2004 कॉल हुई। करीब 338 घंटे दोनों के बीच बातचीत हुई। यानी कि अगर हम इसे औसतन निकाले तो हर दिन 11 कॉल और लगभग 2 घंटे की बातचीत दोनों के बीच होती थी। पुलिस इसे दोनों के रिश्ते और कथित साजिश का एक अहम हिस्सा मानकर यहाँ पर
चल रही है, क्योंकि इतनी लंबी बातचीत हुई है। तो पुलिस का ये कहना है कि दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता जरूर था, क्योंकि आप याद कीजिए कि जो केतन के पिता हैं उन्होंने भी पुलिस स्टेशन में जाकर ये शक जाहिर किया था कि केतन अक्सर कहा करता था कि किसी चेतन चौधरी का नाम जो सिया है वो बार बार लेती है, और चेतन चौधरी से सिया की काफी लंबी बातचीत होती थी। ये पुलिस जांच में सामने आया। दूसरा सवाल क्या उठता है? दूसरा है कि क्या ये 5 बातें जो मैंने आपको 5 बातें बताई ये हत्या साबित करने के लिए काफी है? इसका जवाब है सीधा सीधा नहीं। ये बातें देखिए शक जरूर पैदा करती है, लेकिन भारतीय कानून में शक और सबूत दोनों अलग अलग चीजें हैं। हत्या साबित करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है अगर हत्या का सीधा सबूत मौजूद हो, जैसे हत्या का वीडियो होना चाहिए, चश्मदीद गवाह होने चाहिए, हत्या का हथियार उपलब्ध होना चाहिए, या कोई ऐसा वैज्ञानिक सबूत होना चाहिए जिससे ये साफ साबित हो जाए कि आरोपी ने ही हत्या की है। केतन मामले में अभी तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत सामने नहीं आया है। न कोई वीडियो है, न कोई चश्मदीद है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा हो। न ही कोई ऐसा फॉरेंसिक सबूत है जिससे साफ कहा जा सके कि केतन को धक्का दिया गया था। दूसरा तरीका होता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य, यानी कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस, और यहीं पर पूरा मामला टिका हुआ है। इसमें कोर्ट एक एक कड़ी जोड़कर देखता है। क्या आरोपी के पास हत्या का मोटिव था? ये एक सवाल होता है। क्या वो मौके पर मौजूद था? क्या उसका व्यवहार घटना से पहले क्या उसका व्यवहार है वो घटना से मेल खाता है? क्या सारे सबूत मिलकर सिर्फ एक ही निष्कर्ष देते हैं कि हत्या उसी ने की है? और अगर इन सवालों में कहीं भी शक बचता है तो आरोपी को फायदा मिल सकता है, यानी कि जो आरोपी पक्ष है उसे फायदा मिल सकता है। तीसरा सवाल क्या उठता है? तीसरा सवाल यह है कि पुलिस को कोर्ट में आखिर क्या साबित करना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर देखिए पुलिस ने थ्योरी तो बना दी है, लेकिन अब कोर्ट में सबूत चलते हैं। कोर्ट में किस तरीके से पुलिस अपने थ्योरी को साबित करेगी, ये भी एक अहम सवाल है। तो पुलिस को सिर्फ इतना ही नहीं बताना होगा कि सिया और चेतन का रिश्ता था, पुलिस को यह भी साबित करना होगा यहाँ पर कि यही रिश्ता हत्या की वजह बना। पुलिस को यह दिखाना होगा कोर्ट में कि दोनों ने पहले से योजना बना रखी थी, यानी कि हत्या की योजना पहले से दोनों ने बनाई हुई थी। कॉल रिकॉर्ड हो गया, चैट्स हो गए, सीसीटीवी लोकेशन हो गए, ये तमाम चीजें हैं जो पुलिस को दिखाने होंगी सबूत के तौर पर। और इन सबको जोड़कर एक ऐसी कहानी पुलिस को बनानी होगी जिसमें कोई खाली जगह न बचे। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पुलिस को ये साबित करना होगा कि केतन खुद नहीं फिसला था, और यही इस केस की सबसे कठिन चुनौती है। क्योंकि अगर बचाव पक्ष ये संभावना पैदा कर देता है कि केतन का संतुलन बिगड़ा हो, बहस के दौरान हादसा हुआ हो, या फिर वो खुद फिसल गया हो, तो कोर्ट में संदेह पैदा हो सकता है। क्योंकि आप देखिए बहस के दौरान अगर जो सिया का पक्ष है वो ये साबित कर देता है कि ये हादसा हो सकता है, या फिर ये खुद केतन फिसल गया हो, या फिर बहस हो रही हो दोनों के बीच, उसमें हो सकता है कि केतन का बैलेंस बिगड़ गया हो, लेकिन पुलिस को इन तमाम जो तथ्य सिया के पक्ष की ओर से पेश किए जाएंगे, इनके लिए एक मजबूत सबूत, एक मजबूत आधार प्रस्तुत करना होगा कोर्ट में, यानी कि पुलिस को हर दूसरी संभावना खत्म करनी होगी यहाँ पर। चौथा सवाल, क्या पुलिस के पास कबूलनामा है? देखिए पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन ने पूछताछ के दौरान जुर्म कबूल किया है, लेकिन यहाँ देखिए कानून का एक अहम नियम समझना जरूरी है। पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा अपने आप में कोर्ट में स्वीकार्य सबूत नहीं माना जाता, और इसीलिए अगर कबूलनामे की पुष्टि किसी स्वतंत्र सबूत से नहीं होती तो सिर्फ उसके आधार पर सजा नहीं दी जा सकती है। पांचवा सवाल क्या है? क्या ऐसे मामलों में आरोपी पहले भी बरी हुए हैं? हाँ, सबसे चर्चित उदाहरण है इसका आरुषि हेमराज हत्याकांड, जो काफी ज्यादा पॉपुलर केस भी रहा था। उस वक्त मीडिया फुटेज उसे काफी मिली थी, और आज भी लोग इसे केस के तौर पर एक जो अहम केस के तौर पर पढ़ाई करते हैं इसकी। 2013 में ट्रायल कोर्ट ने आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराया था, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कारण यहाँ पर क्या था? कारण था कि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की कड़ी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई, यानी कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो पूरी तरह से कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर घटना की दूसरी संभावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं होती तो आरोपी को संदेह का लाभ मिलेगा, और यही सिद्धांत हर परिस्थिति जन्य हत्या के मुकदमे में लागू होता है। फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी पर हत्या का आरोप है, लेकिन कानून की नजर में दोनों तब तक निर्दोष हैं जब तक कोर्ट उन्हें दोषी साबित नहीं कर देता है।
अब पुणे पुलिस ने यहाँ पर एक मजबूत कहानी जरूर पेश की है, लेकिन अदालत में सिर्फ कहानी नहीं, हर कड़ी को यहाँ पर सबूतों से जोड़ना होगा पुलिस को। और अब इस केस का फैसला इस बात पर भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि पुलिस अपने दावों को कितना ठोस प्रमाण में बदल पाती है, या फिर बचाव पक्ष यानी कि जो सिया का पक्ष है उन दावों में कितना संदेह पैदा कर सकता है। और यही चीज तय करेगी कि ये मामला हत्या साबित होगा या फिर केवल शक बनकर रह जाएगा।